नमस्कार, गो न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे सरकार के 20 लाख करोड़ के कोरोना पैकेज के बारे में। जी हां, 20 लाख करोड़ आप पीछे देख रहे होंगे, थोड़ा सा सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है क्योंकि जीरो इतने ज़्यादा जो हैं वो स्क्रीन पर समाते नहीं हैं। और कुछ ऐसी ही बात आज रही जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन पैकेज के नियमों का पूरा बखान किया। और अभी हम आपको पहले सुनाएंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं और उसके बाद में विस्तार से बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने कल जो भाषण दिया था और आत्मनिर्भरता की जो उन्होंने बात कही थी कोई 22 बार अपने भाषण में, उसके अर्थ क्या हैं और उसके हाल क्या है। सबसे पहले ये सुनिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। There is a collateral free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals. तो ये सबसे बड़ी घोषणा जो है वो वित्त मंत्री ने की कि 3 लाख करोड़ के कर्ज एमएसएमई जो छोटे और लघु उद्योग होते हैं उनको दिए जाएंगे और उनसे कोई भी गारंटी नहीं ली जाएगी। 4 साल के लिए लोन होगा और 1 साल तक इसका कोई भुगतान नहीं होगा, ताकि हमारी जो छोटे उद्योग हैं वो दोबारा शुरू हो सकें और अपना कामकाज कर सकें, ये उन्होंने कहा है। तो ये जो है ये कर्ज हैं। पहली बात तो इसमें यह है कि ये कर्ज हैं जो आपको वापस चुकाने पड़ेंगे। अब तक जो घाटा हुआ है छोटे और लघु उद्योगों का, उसकी भरपाई के लिए सरकार ने इसमें कुछ नहीं कहा है। पहले तो ये कि 20 लाख करोड़ का अगर आप आंकड़ा देखते हैं, जिसमें कि आरबीआई के पुराना 1.7 लाख करोड़ का जो पैकेज था वो भी शामिल है, उस सब को अगर मिला लें तो आज जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उसमें 6.7 लाख करोड़ की कुल योजना घोषणाएं हुई हैं। इससे पहले जो घोषणाएं हुई थी वो कोई 7.5-8 लाख करोड़ की हुई थी और दोनों को अगर आप सिंपल गणित से अगर देखें तो भी वो 20 लाख करोड़ रुपया नहीं बैठता है और शायद इसीलिए 20 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा सिकुड़ गया है। 90,000 करोड़ जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो हैं, डिस्कॉम्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके जो घाटे हुए हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार ने बोला है। इसके अलावा कई सारी और घोषणा की गई हैं कि एमएसएमई की जो परिभाषा है वो बदल दी जाएगी। एमएसएमई के लिए अलग एक छोटा फंड बनाया जाएगा जिसमें पैसा डाला जाएगा 58,000 करोड़ के आसपास, वो बताया गया है। ईपीएफ में जो सरकार ने बोला था कि वो अपनी तरफ से पैसा डालेगी, वो जारी रहेगा आगे तक। टैक्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो टैक्स भरने की जो डेडलाइन थी वो बढ़ा दी गई है, जो अब नवंबर तक कर दी गई है और अगस्त तक जो आपका जो नया साल का जो टैक्स भरना था उसकी डेडलाइन भी अब बढ़ा दी गई है। सरकार ने अपनी जेब से आज के इन तमाम बयानों में ये नहीं कहा है सरकार अपनी जेब से कितने पैसे डाल रही है, क्योंकि जो ये बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं, ये बड़ी घोषणाएं हुई हैं, इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि आप लोन ले सकते हैं और लोन जो है वो फ्री नहीं है, इस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, ब्याज आपको देनी पड़ेगी और आपको ये वापस भी करना पड़ेगा। तो ये सरकार का कहना है। और साथ ही जो ईपीएफ का जो मामला है उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईपीएफ जो है वो आपका ही पैसा है जो आप कमाते हैं और वो आपके ईपीएफ अकाउंट में जाता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो अभी तक ये नहीं मालूम पड़ पाया है, जब प्रेस रिलीज आएगी तब मालूम पड़ेगा कि ये किस तरह से 20 लाख करोड़ का ये कुल ये बैठता है, या सिर्फ प्रधानमंत्री ने जो कल बात कही थी वो
20 लाख करोड़ सिर्फ एक हेडलाइन बनाने के लिए कही थी, और वो हमने इसलिए हेडलाइन में भी आपको दिखा दिया कि 20 लाख करोड़ का कोरोना पैकेज, जिसका आज ब्यौरा दिया गया है। अब कल जो बात हुई थी बहुत ज़्यादा, और उस बात में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भरता कैसे आती है? कोई मुल्क अपने यहाँ पर या तो सेवाएं प्रदान करता है और या मैन्युफैक्चरिंग करता है, उद्योग लगाता है, तब वो आत्मनिर्भर बनता है। अब अगर हम नज़र डालते हैं कि इस मार्च में 25 मार्च से, याद रखिए कि 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था और सिर्फ मार्च तक के अभी आंकड़े आए हैं, अप्रैल के आंकड़े नहीं आए हैं, कि इस मार्च में क्या कहर बरपा है पूरे मुल्क के ऊपर, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालिए कि 20 लाख करोड़ का अगर ये पूरा का पूरा पैकेज है तो इसके मायने क्या हैं। देखिए, तो ये पैकेज पावर पर इंडियन अगर आप देखते हैं कि एक हिंदुस्तानी को इसका क्या लाभ होगा, तो आप देखिए कि टोटल पैकेज जो 20 लाख करोड़ का बताया जाता है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है ये आंकड़ा 20 लाख करोड़ का, और हमारे जितने भी विशेषज्ञों से हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं कि पहले 7.5 लाख 8 लाख करोड़ के बीच के था, फिर आज 6 और 6.5 लाख के बीच में है, तब भी ये खींच करके 15 लाख करोड़ तक का बैठता है, 20 लाख करोड़ नहीं पहुंचता। तो हम मान लेते हैं कि ये 20 लाख करोड़ का है। अब देश की जो कुल आबादी है वो 130 करोड़ है। तो अगर इस पैकेज के हिसाब से देखें तो प्रति भारतीय को इस पैकेज में से 15,384 रुपये मिलना तय हुए हैं, और प्रति भारतीय की जो प्रति साल की आय है, पर कैपिटा जो इनकम है, वो 95,706 है। अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा पैकेज भी अगर आप सभी लोगों को दे दें और बराबर बराबर सारे हिंदुस्तानियों में बांट दें, तो हाल वही होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा। ये आप के सामने आंकड़ा है, और सिर्फ आपको ये 4 आंकड़े देखने हैं और आपकी समझ में आ जाएगा कि ये सरकार जो है इसकी मंशा क्या है और सरकार की घोषणा के पीछे सच क्या है। अब आप ये बताइए कि पिछले 50 दिन से आपके आस पड़ोस में कोई रिक्शे वाला है, कोई ऑटो वाला है, कोई काम करने वाला है, कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ी रेहड़ी करने वाला है, क्या 50 दिन में उसे 15,000 रुपये का घाटा नहीं हुआ होगा? ये पैकेज उस घाटे को भी पूरा नहीं करता है। ये पैकेज आपको कर्ज देता है जो कि बाद में आपसे वापस ले लिया जाएगा। और ये अगर प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो अब दूसरा आप आंकड़ा देख लीजिए कि पिछले सालों में उसका क्या हाल हो रहा है। ये प्रति व्यक्ति आय की जो रफ्तार है विकास की, वो आप देख सकते हैं 2012-13 से, जब से सरकार ने नई सीरीज जो है वो शुरू की है, और ये सरकार मौसमी के आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। इसमें अगर आप देखें तो पर कैपिटा इनकम 2012-13 में 3.2 थी, वो 3.9 है उसकी ग्रोथ, और इसकी ग्रोथ जो है 15-16 से लगातार कम हो रही है। और साथ ही 15-16 से जो जीडीपी के बढ़ने की जो रफ्तार है वो भी लगातार कम हो रही है। आप देख सकते हैं इसको कि ये आंकड़े, और ये सरकार के आंकड़े हैं जो मार्च तक के उपलब्ध हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 1920 की हम बात करते हैं, ये सब उसे मिला करके सरकार ने हमको बताया है। अब इसके बाद में कोरोना की बीमारी शुरू होती है, और कोरोना की बीमारी शुरू होने के बाद में जो हाल, ये मेक इन इंडिया की जो आप बात सुन रहे हैं, एमएसएमई को जो बढ़ावा देने की बात आप सुन रहे हैं, और आत्मनिर्भर होने की जो बात सुन रहे हैं आप कि हम 2 लाख पीपी किट्स जो है वो बना लेते हैं, हालांकि पहले भी हिंदुस्तान में बनते थे, उनका क्या हुआ है? एक नज़र आप इस आंकड़े पर डालेंगे तो आपको ये चौंकाने वाले नए आंकड़े जो आए हैं, और ये सरकारी आंकड़े हैं, कि मार्च में देश के उद्योग का क्या हाल हुआ है। मार्च में जो माइनिंग यानी खनन है, जो कि 14% कुल औद्योगिक हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें आता है, वो 0% रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जो कि 77% है पूरे उद्योग का, उसमें 20% की गिरावट आई है। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, क्योंकि कारखाने कल कारखाने बंद हैं और दफ्तर बंद हैं,
इसकी वजह से जो बिजली जो है वो सिर्फ मार्च के महीने की आप बात ये कर रहे हैं, उसमें 6.8% की कमी आई है। और कुल जमा अगर देखें तो हमारी जो औद्योगिक विकास की जो रफ्तार है वो 16.7% कम हो गई है। तो ये आंकड़ा जो है ये मार्च महीने का है, जिसमें सिर्फ एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन था। दिल्ली में 22 मार्च को शुरू हो गया था, लेकिन ये पूरे देश के आंकड़े हैं और उससे आपको मालूम पड़ता है कि क्या हाल है। अप्रैल के महीने में यही आंकड़ा आप अगर देखेंगे, जिस अभी जारी नहीं किए हैं सरकार ने, तो ये आपको ये लगेगा कि कोई 80% की कहीं पर कमी है, कहीं पर 70% की कमी है, और इस तरह से ये कमी हो गई। अब ये देखें कि ये कमी कहाँ कहाँ पर आई है। ये मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया जो है, ये उसका हाल है कोरोना बीमारी भारत पहुंचने से पहले। प्राइमरी गुड्स जो होते हैं उसमें 3% की कमी है। कैपिटल गुड्स जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि जो बड़े उद्योग लगाए जाते हैं, उसमें अगर आप देखें तो 35% की कमी है। इंटरमीडिएट गुड में 18% की कमी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन जो है, जो इमारतें जो बनती हैं और सब होती है, उसमें 23% की कमी आई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो आप खरीदते हैं बाजार से, उसमें 33% की कमी आई है। और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में 16% की कमी आई है। और ये आंकड़े जो हैं ये मार्च के हैं, जिसमें सिर्फ 5 दिन के लिए लॉकडाउन लगा था। अब आप समझिए कि अप्रैल और मई में मुल्क का क्या हाल होने वाला है। और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इसमें इसकी कोई बात जो है वो नहीं की गई है। अब आगे बढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसको जो पैकेज जो अनाउंस हुआ है, ये थोड़ा सा अर्थव्यवस्था का मनोबल बढ़ाने के लिए हुआ है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में भी बहुत मनोबल बढ़ाने की बात कही। उन्होंने या तो भारत के अतीत की बात की कि भारत हमेशा संकटों से उबरता रहा है, और या भारत के भविष्य की बात की कि भारत जो है वो बहुत ही ज़्यादा महान देश बनने वाला है। उन्होंने वर्तमान जो है भारत का, उसकी बात नहीं की। और हम आपको ये बता रहे हैं कि वर्तमान का जो हाल है वो कितना बेहाल है। आज का पैकेज अनाउंसमेंट जो हुआ है, उससे पहले बाजार जो स्टॉक बाजार है वो काफ़ी खुश था। और स्टॉक बाजार में कोई 637 का सेंसेक्स में बढ़ोतरी देखी गई, और वो 32,000 का आंकड़ा पार कर गया काफ़ी दिनों के बाद में, क्योंकि उसमें लगातार जो है वो गिरावट आ रही थी। कल क्या होगा ये मालूम पड़ेगा इस बात से कि इस पैकेज का असर क्या है। क्या इस पैकेज से बाजार खुश होगा या नहीं होगा, ये कल ही आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी जो है इस हाल जो है वो आप ये देख सकते हैं कि देश में कि पिछले साल जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ 4.8% थी, वो इस साल घटकर 3.9% रह गई है। हम आपको दिखा चुके हैं आंकड़ा, और हमको अब बाद में भी दिखाएंगे। रुके रहिए, इस कार्य के अंत में हम आपको सारे आंकड़े एक बार फिर दिखाएंगे। तो ये जो बात है वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि जो वर्तमान है भारत का, उसके जो हालात हैं वो क्या है। अब बात आती है आत्मनिर्भर होने की। आत्मनिर्भर अब तभी होते हैं जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अच्छी रहती है, और मैन्युफैक्चरिंग का हमने आपको हल बता दिया। कोई भी ऐसा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है जिसमें कि गिरावट ना आई हो। एक नज़र आप इन आंकड़ों पर डालें तो ये 10 वर्स्ट इंडस्ट्रीज जो हैं मार्च 2020 उसकी हैं। मोटर व्हीकल्स यानी ऑटो, और ये सिर्फ एक हफ्ते का कमाल है, एक हफ्ते के लॉकडाउन का कमाल है। मोटर व्हीकल्स में कोई आधी गिरावट आई है, यानी कि ये गिरावट पहले ही शुरू हो गई होगी मार्च में लॉकडाउन लागू होने से पहले। 49.6%। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप खरीद नहीं पाए, जो लोग बेच नहीं पाए, उसमें 41% की गिरावट आई है। मेटल्स में 33% की, मशीनरी में 31% की, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में 31% की, पेपर और मीडिया से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसमें 28% की, रबर और प्लास्टिक में 27%, मैन्युफैक्चर ऑफ वुड प्रोडक्ट्स जो लकड़ी का सामान है उसमें 26% की गिरावट आई है। केमिकल्स में 26% की, और मीडिया और प्रिंटिंग यानी कि जो प्रेस है, मीडिया और प्रिंटिंग जो है
उसमें भी 25% की गिरावट जो है वो एक महीने के अंदर जो है वो दिखाई दी है, जब सिर्फ 5 दिन का लॉकडाउन जो है वो हुआ था। तो प्रधानमंत्री कहते हैं हमको आत्मनिर्भर होना होगा। एक राज की बात मैं आपको बताता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, उसे हिंदुस्तान में कितना विश्वास है। जिस आत्मविश्वास की बात की गई उसमें भारत में कितना विश्वास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिजर्व में बॉन्ड्स होते हैं जो अपने पास वो रखता है। अब इस आंकड़े को सुनिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में 35 लाख करोड़ के जो बॉन्ड हैं वो अमेरिकन बॉन्ड हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स 35 लाख करोड़ के वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में हैं, और हिंदुस्तान के जो बॉन्ड्स हैं वो सिर्फ 10 लाख करोड़ के हैं। यानी कि जो आत्मविश्वास है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में, उसमें रिजर्व बैंक भी विश्वास नहीं रखता। और ये इसलिए है, जो आंकड़े हमने आपको दिखाए, कि हमारे यहाँ पर बॉन्ड्स जो हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं कि अगर उनको रखा जाए तो उससे आपका जो रिजर्व है वो मजबूत बन सके। तो लच्छेदार बात करना एक बात है, लेकिन बातों की तह में जाना और आंकड़ों से बातों के बारे में बात करना वो दूसरी बात है। एक शेर जो है वो आप सुन सकते हैं, जो चल रहा है अभी। निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में लोगों ने एक शेर चलाना शुरू कर दिया है कि नए नाम से पुराना शेर बेच गए, सपनों के फिर ढेरों ढेर बेच गए। तो ये समस्या की जड़ है कि जो पैकेज है उसमें आप सिर्फ पैकेजिंग देख रहे हैं कि हमारी पुरानी ईपीएफ की स्कीम थी, हमने उसे घुमा करके फिर उसका टाइम बढ़ा दिया। हमारे पास में पुराने एमएसएमई के जो लोन थे, हमने उनको फिर घुमा करके फिर बढ़ा दिया, और अपनी जेब से कुछ नहीं दिया। क्योंकि सच्चाई ये है कि सरकार के पास में, हम आपको लगातार बता रहे हैं, अपनी जेब में कुछ नहीं है। जीएसटी का कलेक्शन जो है वो नेगेटिव है, पर्सनल टैक्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, क्योंकि लोगों के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और लोग कम चीज़ें खरीद बेच रहे हैं। अंत में एक बार फिर आप नजर डालिए एक के बाद एक कि आपको बताते हैं कि क्या हालात जो है। सबसे पहले ये देखिए कि 20 लाख करोड़ का पैकेज अगर एक एक हिंदुस्तानी में बांटा जाए तो हर एक के हाथ में सिर्फ 15,384 रुपये पहुंचेंगे, जो हिंदुस्तानी इस समय 95,706 रुपये एक साल में कमाता है। तो 2 महीने की अगर तनख्वाह भी देखें तो वो इसमें नहीं निकलती है। दूसरा, देश में प्रति व्यक्ति आय की दर लगातार कम होती जा रही है। ये आपको एक कुतर्क दिया जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके बढ़ने की जो गति है वो लगातार 2015-16 से कम होती जा रही है, और तभी से देश की जीडीपी जो है वो भी लगातार गिर रही है। ये जो आंकड़ा देख रहे हैं 5 का, अंत में 2019-20 में कहा यह जा रहा है, बड़ी बड़ी जो क्रेडिट एजेंसीज हैं उनका ये कहना है कि ये आंकड़ा या तो 0 हो जाएगा या ये 0 से भी नीचे चला जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो सिकुड़ जाएगी बढ़ने की बजाय। आगे बढ़िए। मार्च महीने में सिर्फ 5 दिन के लॉकडाउन का असर यह है कि मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो है वो 20% घट गई है, और कुल आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 16% घट गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा मार जो पड़ी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कैपिटल गुड्स हैं उस पर पड़ी है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं वो उसके ऊपर पड़ी है। ये मार्च का आंकड़ा है। अप्रैल और मई के जब आंकड़े आएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अंत में देखिए कि अगर आप इसमें से किसी सेक्टर में काम करते हैं तो आपके सेक्टर का क्या हाल है। ऑटो सेक्टर आधा रह गया है, और ये सिर्फ 1 महीने का काम है, 1 हफ्ते का काम है, 1 हफ्ते के लॉकडाउन का काम है। मेटल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पेपर, रबर, प्लास्टिक्स, मैन्युफैक्चर, वुड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, मीडिया एंड प्रिंटिंग, 25% से ऊपर हर एक सेक्टर में गिरावट मार्च के महीने में दिखाई दी है। तो अभी अप्रैल के जो आंकड़े हैं वो आना बाकी हैं, जब देश में कुछ भी नहीं चला।
और मई के आंकड़े आना बाकी हैं, जब अभी चल रहा है और आपको आगे चल के बताया जाएगा 18 तारीख को कि लॉकडाउन उठेगा या नहीं उठेगा। और इस दौरान एक और बड़ा करिश्मा हुआ है और ये हुआ है कि हिंदुस्तान, जो कि मार्च की शुरुआत में दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित देशों की श्रेणी में 27 नंबर पे था, वो अब उठ के 12वें नंबर पे आ गया है और चीन से सिर्फ एक पायदान पीछे है। अभी जस्ट कुछ ही लोगों का और सामने आना बाकी है। 74,000 के आसपास हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज मिल चुके हैं और चीन में सिर्फ 82,000 हैं। तो बहुत बड़ा आंकड़ा पार नहीं करना है और जब तक ये लॉकडाउन खत्म होगा तब तक हिंदुस्तान चीन को पार कर गया होगा और साथ ही वो 10 देशों की श्रेणी में आ गया होगा जो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यानी कि हिंदुस्तान न राम से रहा न रहीम से रहा। हम लोगों की जान भी नहीं बचा पाए और उसमें भी हजारों लोग, लाखों लोग जो अपने घर जा रहे हैं और जो घर गए हैं, पैदल चले हैं, उनमें जो मौतें हुई हैं, हमने कोशिश की है जानने की कि वो 90 से ज़्यादा लोग सिर्फ अपने घर जाने के लिए पैदल जाते हुए, रेल पर सोते हुए या अलग अलग जगह पर जिनकी मौतें हुई हैं, वो मौतें हो रही हैं, कोरोना से मौतें हो रही हैं। और साथ ही जो सबसे बड़ी मौत हुई है वो प्रधानमंत्री के उस सपने की हुई है जिसमें कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना आपको बेच रहे थे। आपको तय करना है कि आपको वो सपना खरीदना है या नहीं खरीदना है। जाने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी अपील आजकल चल रही है कि अगर आपको गो न्यूज़ के लिए मदद करनी है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।